नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर महमूद शाह के साथ मुंह की सेहत और सफाई के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, रमज़ान के हवाले से लोगों की आदत में मैं एक बड़ी दिलचस्प तब्दीली देखता हूँ। आम दिनों की अगर बात की जाए तो लोग नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं और रात को सोते वक्त ब्रश करते हैं। इस दौरान कुछ खाते नहीं हैं, मतलब नींद की हालत में। तो ये बड़ी अजीब सी आदत है, क्योंकि सुबह में उन्होंने कुछ खाया नहीं होता, लेकिन सबसे पहले वो ब्रश करते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता नोश करते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए रमज़ानों की, तो रमज़ानों में क्योंकि अफजलियत दी गई है रोज़ेदार के मुंह की खुशबू को या बू को, तो उसके अंदर मैंने ये देखा है कि अमूमन लोग सहरी करने के बाद ब्रश करते हैं और फिर रोज़ा रख लेते हैं। सही तरीक़ा क्या है? खाना खाने से पहले ब्रश करना चाहिए या बाद में? देखिए, जो नॉर्मल हालात में तो आपको नाश्ते के बाद ब्रश करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप जैसे आपने बताया कि रात आप ब्रश करके सो गए तो मुंह आपने क्लीन कर दिया, फूड पार्टिकल खाने के ज़रात वगैरह कुछ भी नहीं है, और सुबह में जब आप उठ करके आप कुल्ली कर लें, कुल्ली करने के बाद जब आपने नाश्ता वगैरह खा लिया तो जो भी ज़रात वगैरह खाने के फंसे हुए तो आपने ब्रश कर लिया तो वो निकल जाएंगे, तो दांत में कीड़ा लगने का चांस कम होगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी, सुबह में उठ के मुंह की जो स्मेल वगैरह जो आ रही है तो वो किसी तरह से वो मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जी ब्रश के बगैर वो करें। तो आप पहले भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप नाश्ता खाने के बाद कर लें ब्रश, और रात में तो आप खाना खाने के बाद सोने से पहले आप ब्रश करके सो जाएंगे। माशाल्लाह से इस रमज़ान के महीने के हवाले से तो जो आपने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि सहरी कर लें, सहरी करने के बाद ब्रश करके रोज़े की नियत कर लें। क्योंकि उसमें ये होता है कि रोज़े की हालत में बहुत सारे लोग नॉर्मली पेस्ट जो है वो, क्योंकि पेस्ट का थोड़ा सा टेस्ट आता है, मिंट फ्लेवर, ज़्यादातर की मिंट फ्लेवर होती है, तो उसका वो फ्लेवर और वो मिंटीनेस फील होती है जो रोज़े की हालत में लोग नहीं पसंद करते हैं। बात भी बिल्कुल सही है। तो ये है कि आप सहरी कर लें और ब्रश कर लें, उसके बाद आप नियत कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर बात की जाए टूथपेस्ट के इंतखाब की, जी, मार्केट में देखा जाए तो कई तरह की टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। फ्लोराइड का खासा जिक्र आता है। फ्लोराइड कितना ज़रूरी है? हाँ, नहीं, फ्लोराइड बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि टूथपेस्ट के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये तो कमर्शियल कंपनीज तो हर इंग्रेडिएंट के लिए कहती हैं ये ज़रूरी है, लेकिन एज अ डेंटिस्ट मैं कहूँगा कि अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो फ्लोराइड है। बाकी कुछ इंग्रेडिएंट हो या ना हो, फ्लोराइड का होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि फ्लोराइड एक ऐसे एलिमेंट है कि जो आपके जो दांत का एनामिल जो है, ऊपर के दांत का आपका एनामिल जो है, वो उसके अंदर जा कर के बैठ जाता है, उसके मॉलिक्यूल दांत के एनामिल को बैठ जाते हैं। तो आप समझे कि जैसे कि उसको मोर रेजिस्टेंट बना देता है कि दांत में कीड़ा लगने के ऊपर, जैसे कि आप समझिए कोटिंग एक आ जाती है, तो वो दांत के ऊपर एक शील्ड बन जाती है, आपकी एनामिल को जो है ना रीइंफोर्स कर देता है कि उसमें दांत में कीड़ा ना लगे। तो फ्लोराइड तो बहुत ज़रूरी है। अब फ्लोराइड बेसिकली तो दो किस्म के होते हैं। बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें वाटर फ्लोरिडेशन होता है कि वो वाटर जो पाइप वाटर सप्लाई जो आता है उसी के अंदर ही फ्लोराइड होता है। तो बचपन से ही जो लोग पानी पीते हैं उनको फ्लोराइड सिस्टमिक तरीके से पेट के थ्रू जो है ना वो दांतों के अंदर जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में फ्लोरिडेटेड वाटर सप्लाई है नहीं, क्योंकि पाइप वाटर सप्लाई हर जगह पर है नहीं। तो हमारे लिए क्योंकि वो वाटर फ्लोरिडेशन तो है नहीं, तो ये जो जिसको हम टॉपिकल फ्लोरिडेशन कहते हैं, यानी डायरेक्ट दांतों के ऊपर लगना, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करें और बच्चों को भी जो इस्तेमाल कराएं वो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल कराएं। तो और टूथपेस्ट कौन सा लें, देखिए ये तो हर एक का अपना प्रेफरेंस है। मैं तो कहता हूँ कि हर टूथपेस्ट जो जिसके अंदर फ्लोराइड है वो सही है जी, और वो टूथपेस्ट को आप अवॉइड करें जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी ये इससे हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो वो नहीं, कोई भी आप नॉर्मल टूथपेस्ट ले लें जो फ्लोराइड वाला है और अच्छे ब्रश के साथ दिन में 2 मरतबा आप ब्रश करें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर मुंह की सेहत की बात की जाए तो मुंह की सेहत को बरकरार रखने में कहते हैं ग़िज़ा का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। ग़िज़ा का इंतखाब किस तरह का होना चाहिए कि मुंह की सेहत बरकरार रह सके? ठीक, हाँ, देखिए आप सबसे पहले तो ये देखिए ना कि ये डेंटल प्रॉब्लम और डेंटल डिजीज़ जो हैं पिछले 100 या 200 साल में या 150 साल में जितनी बढ़ी हैं, अगर पिछली आप हिस्ट्री उठा करके देखें, प्री हिस्टोरिक, अभी भी जो स्केलेटन्स आप दांत देखते हैं उनके दांत सब पूरे के पूरे होते हैं, इतने ख़राब नहीं होते हैं जितने अब हम टीनेजर्स में देख रहे हैं ख़राब हो रहे हैं। तो ग़िज़ा का, डाइट का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल है, क्योंकि आप अब हमारी डाइट काफ़ी रिफाइंड हो गई है
और जितनी आप रिफाइंड डाइट लेंगे तो एक तो वो आप के दांत की वो, जब अगर आप कोई रफेज वाली डाइट लेते हैं तो एक तो आपकी सेल्फ क्लेंजिंग होती है जी। आप दांत, फॉर एग्जांपल आप सेब खा रहे हैं, तो जब आप सेब खाएंगे तो वो दांत की साथ साथ सफाई भी होगी, क्योंकि वो आपको चबाना पड़ता है अच्छी तरह से। उसके बनिस्बत अगर आप एक चॉकलेट खा रहे हैं, आप टॉफ़ी खा रहे हैं, तो वो तो एक तो मुंह में आपके मेल्ट कर जाती है आपको ज़्यादा, और फिर दांत के ऊपर चिपक भी जाती है। तो रिफाइंड डाइट जो है, या आप ये फास्ट फूड कोई ले रहे हैं तो ये सब रिफाइंड डाइट के अंदर आ जाता है। तो ये रिफाइंड डाइट जो है ना, ये दांतों के लिए ख़राब है। और वो जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट जो है, या फ्रूट्स हैं, या जिसमें रफेज ज़्यादा है, वो अगर आप लेंगे तो उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो फिज़िकली दांतों के ऊपर जब वो लगती है और होती है तो वो दांतों को भी साफ़ करती है, और फिर आपका जो सलाइवा जो है, मुंह की थूक जो है, वो सलाइवेशन को भी जो है ना स्टिमुलेट करती है जी। तो जब आपका सलाइवा मुंह में ज़्यादा आता है तो वो सलाइवा एक अच्छी चीज़ होती है कि जो दांत को का फ्लो बढ़ाता है ना मुंह के अंदर, जो भी ग़िज़ा होती है, ग़िज़ा के साथ बैक्टीरिया प्लेक वगैरह को भी क्लीन करता है, वो उसमें चला जाता है। और डाइट की ही वजह है कि हम सिर्फ यही नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ दांतों में कीड़ा ज़्यादा लग रहा है या मसूड़े की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसी जो मेरी मेन फील्ड है ऑर्थोडोंटिक्स की, ब्रेसेस की, वो भी यही वजह है कि हमारी डाइट क्योंकि इतनी वो रिफाइंड हो गई है कि हमारे जॉ का साइज़ छोटा होता चला जा रहा है जी। दांत हमारे वही 32 हैं, तो अब जॉ का साइज़ चूँकि छोटा होता चला जा रहा है तो 32 दांत जो है ना उसमें अकोमोडेट नहीं हो रहे, इसलिए हम देखते हैं कि दांत आगे पीछे आ रहे हैं जी। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जॉ का साइज़ छोटा हो रहा है, ये मतलब नहीं है कि 20-25 साल में छोटा हो रहा है, यानी कई सालों में, कई सदियों में एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जी हाँ, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो ये सब डाइट रिलेटेड, मेनली डाइट रिलेटेड है। अशरफ साहब, इसी तरह से मीठे का खासा जिक्र आता है बच्चों के अंदर, हम देखते भी हैं क्योंकि बच्चों में मीठे की रग़बत ज़्यादा पाई जाती है, तो उनके दांतों में कीड़ा लगने का मामला बार बार सामने आ रहा होता है। तो मीठे को अगर इस्तेमाल करना हो तो किस तरह से करना चाहिए, या अगर जैसे बच्चे चाहते हैं कि मीठा उनको मिले तो बच्चों को मीठा किस तरह से दिया जाए कि उनके दांत महफूज रह सकें? हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मीठा मेन चीज़ जो आपके दांतों में कीड़ा लगने का सबब जो है वो मीठा है, और मीठे से मुराद जो है ना वो शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो आगे चल के वो शुगर जो बन जाती हैं, तो ये चीज़ मेनली आपके दांतों में कीड़ा लगाने का अमल करती है। देखिए दांत में कीड़ा किस वक्त लगता है, जब आपके पास 3 चीज़ें हों। सबसे पहले ये है कि आपके दांतों के ऊपर प्लेक हो, दूसरा ये है कि अगर मुंह के अंदर आपके कोई मिठास वाली चीज़ हो, ऐसी डाइट हो जो मीठी चीज़ हो, और तीसरा ये है कि कुछ अरसे तक वो मीठी चीज़ जो है ना दांत के ऊपर रहे टाइम। 3 चीज़ें। अब अगर ये जब तीनों चीज़ें ये मिलती हैं तो इसका क्या नतीजा क्या निकलता है कि दांत में कीड़ा लगना शुरू होता है। तो अब अगर इनमें से आप कोई भी चीज़ कैंसिल कर दें या प्लेक को हटा दें, जो हमने शुरू में जिक्र किया, प्लेक को हटाने की कितनी ज़रूरत है, ब्रशिंग सही होनी चाहिए, स्केलिंग होनी चाहिए। तो अगर आप मीठा खाएंगे भी, अगर प्लेक नहीं होगा तो कीड़ा नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लामोल्ला आपके मुंह में थोड़ा बहुत प्लेक आता भी है, और मीठा आप, ज़ाहिर सी बात है मीठे को आप कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक समझें कि प्लेजरेबल चीज़ है, आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको महदूद कर सकते हैं, इंटेलिजेंटली आप उसको खाएं। तो अगर आप मीठे का कम इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके अगेन दांतों में कीड़े लगने का अमल कम हो जाएगा। अब मीठे का, हाँ, बच्चों में एक तो ये है कि बच्चे वैसे ही मीठा बनिस्बत एडल्ट्स के ज़्यादा वो खाते हैं। दूसरी वजह ये भी होती है कि जो दूध के दांत होते हैं वो कंपेयर टू परमानेंट दांत वो ज़्यादा समझ लें कि ससेप्टेबल होते हैं, उनमें आसानी कीड़ा लग जाता है, क्योंकि उनका एनामल इतना रेजिस्टेंट नहीं होता है। विथ एज जब हम बड़े होते हैं बच्चे, तो उनका आस्ते आस्ते एनामल जो है ना वो रेजिस्टेंट होता जाता है, उसमें मिनरल्स डिपोजिशन ज़्यादा होती है, और वो इतना जल्दी उन दांत में कीड़ा नहीं लगता है बनिस्बत बच्चों के। तो मीठा कम से कम देना चाहिए। और आप ये समझ लें कि मीठे की फ्रीक्वेंसी, अमाउंट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 टॉफ़ी 4 अलग अलग टाइम में दी, तो जब भी आप देंगे ना तो वो दांत के ऊपर जाकर के असर करेगी, जिसको टेक्निकली हम पीएच का गिरना कहते हैं। वो दांत का वो पीएच जब गिरता है तो दांत में कीड़ा लगने का अमल, डीमिनरलाइजेशन होती है जी, तो वो 4 मरतबा होगी। लेकिन अगर वो 4 टॉफ़ी आपने एक साथ ही दे दी तो एक ही मरतबा पीएच गिरेगा और वो आ जाएगा। तो आप कहने का मकसद ये है कि आप अगर मीठा देना है बच्चों को तो आप एक बार दे दीजिए, फ्रीक्वेंसी कम रखिए, फ्रीक्वेंसी कम करें। अमाउंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप बार बार हर आधे घंटे के बाद बच्चा बार बार मीठा लेगा तो उतना ज़्यादा उसको डैमेज जो है ना फ्रीक्वेंटली होता चला जाएगा। तो एक तो फ्रीक्वेंसी पेरेंट्स को चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कम रखें, ब्रशिंग के ऊपर ध्यान दें, और सुबह में और रात सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, क्योंकि अमूमन होता ही है कि बच्चे रात में
मीठा खा करके सो जाते हैं और वो दांतों के ऊपर वो रह जाते हैं उसके पार्टिकल, और रात भर उसका असर होता रहता है, तेज़ाबियत होती है और दांत में वो कीड़ा लगने का अमल होता रहता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर मुंह की सेहत और सफाई के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।